बच्चों चलिए, आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सभी टर्म बहुत ही रामबाण होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इतिहास के बेसिक से मैं शुरू करूंगा और इतिहास को नस्ते नाबूद करूंगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है आपका इतिहास। इतिहास क्या होता है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें बीती हुई कहानियों का अध्ययन किया जाता है उसे इतिहास कहते हैं, या फिर जिसमें अतीत का अध्ययन किया जाता है उसी को इतिहास कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, जिसमें अतीत का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब इतिहास का पिता जो है दोस्त, वह हेरोडोटस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसका जो प्रथम पुस्तक आया था वह था हिस्टोरिका। हेरोडोटस का प्रथम पुस्तक कौन था? हिस्टोरिका था। ठीक है, और इतिहास का पिता अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है? हेरोडोटस का कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछे इतिहास कहते हैं किसका, तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें बीती हुई कहानियों का अध्ययन किया जाता है तो उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, आप देखिए दोस्त, इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। याद रखेंगे, इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राक ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। समझिएगा, इस काल में, प्राक ऐतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण नहीं था। आर्ध ऐतिहासिक काल में जब हम लोग आए, लिखित विवरण तो था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। उसके बाद ऐतिहासिक काल में आए तो लिखित साक्ष्य भी था और उसे पढ़ा भी गया। फिर से, प्राक ऐतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण नहीं था। आर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण तो था लेकिन वह पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण भी था और उसे पढ़ा भी गया। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? आर्ध ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, नहीं गलत बोल दिए, प्राक ऐतिहासिक काल में जो है कोई लिखित विवरण नहीं था, लेकिन आर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित तो था। क्या कहते हैं? लिखित तो था लेकिन यह पढ़ा नहीं गया और पठनीय था। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल के स्रोत जो है पठनीय स्रोत है, इसे पढ़ा भी गया है और लिखा भी गया है। ठीक ना? चलिए, अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये प्राक ऐतिहासिक काल को जो है पाषाण काल भी कहा जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। और पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, पाषाण काल को कितने भागों में? 4 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, चौथा ताम्र पाषाण काल। ठीक है, याद रखना दोस्त, पाषाण काल में पत्थरों के औजार का प्रयोग होता था। पाषाण काल में किसका प्रयोग होता था? जो भी औजार हुआ करता था वह पत्थर का हुआ करता था। कोई पूछे कि पाषाण काल में किस औजार का प्रयोग होता था, तो पत्थर के बने हुए औजार का प्रयोग होता था। ठीक है, तो पाषाण काल के कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, चौथा ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अब आपको यहां से क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? ध्यान दीजिएगा कि किस पाषाण काल में किसकी खुदाई हुई। ठीक है, अब पूछेगा आग की खोज किस पाषाण काल में? पूरा पाषाण काल में। आदि मानव पूरा पाषाण काल में। खानाबदोश पूरा पाषाण काल में। अंत्योष्टिक कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में। अस्थायी आवास पशुपालन ये भी नव पाषाण काल में। कृषि मन का पहिया ये सब का खोज कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में ही, पूरा कहते हैं नव पाषाण काल में ही हुआ था। चलिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर से पूछेगा आग का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। अंत्योष्टिक कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में। पशुपालन नव पाषाण काल में। अस्थायी आवास नव पाषाण काल में। मन के बनाने का नव पाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में। ठीक है, जो भी डेवलप चीज है वह सभी नव पाषाण काल में यूज हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, फेमस चीज, आग की खोज हुआ पूरा पाषाण काल में। आदि मानव का खोज पूरा पाषाण काल में। खानाबदोश, यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति को किसी चीज का नॉलेज नहीं था, नंगे रहा करता था, जो भी मिल गया मार करके खा जाता था।
आदमी आदमी को खा जाता था, पता नहीं चलता था, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, खाना बदोश रखा गया है। ठीक है। अंत्योष्टिक कार्यक्रम जो है, छोटा छोटा जो है कार्य जो है शुरू हुआ था मध्य पाषाण काल में। उसके बाद लोग जो है अस्थायी आवास बनाना, घर बनाना शुरू किया नव पाषाण काल में। पशुपालन यानी पशुओं को जो है पालना शुरू किया नवपाषाण काल में, जिसमें से सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। उसके बाद कृषि का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, मनका का आविष्कार नवपाषाण काल में, पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अब देखिए दोस्त, हम जानते हैं कि कृषि का आविष्कार, खेतीबाड़ी होना कब शुरू हुआ है, नवपाषाण काल में हुआ है। अब नवपाषाण काल में खेती कब शुरू हुआ था, तो पहली खेती 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के मध्य जौ तथा गेहूं की गई थी। पहले बार जो कृषि किया गया, पहले बार जो खेती किया गया वह 7000 ईसा पूर्व में किया गया। कहां किया गया, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी के बीच किया गया। कौन सा फसल किया गया, जौ और गेहूं का फसल उपजाया गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग ताम्रपाषाण युग में आते हैं। ताम्रपाषाण युग में एक ही चीज है, तांबा की खोज किया गया। पूछेगा तांबा की खोज कब हुआ, तो ताम्रपाषाण युग में हुआ। ठीक है। अब चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिंधु सभ्यता को नस्ते नाबूद करते हैं। हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जो जहां से आपका प्रश्न आता है। ऑथेंटिक प्रश्न को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब हमारा सिंधु सभ्यता क्या है। सिंधु सभ्यता से बहुत प्रश्न आता है दोस्त, इसीलिए सिंधु सभ्यता को पढ़ना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हो, या हड़प्पा सभ्यता कह सकते हो, या नगरीय सभ्यता कह सकते हो, या कांस्ययुगीन सभ्यता कह सकते हो। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि यह सभ्यता जो है हड़प्पा शहर पर विकसित हुआ था। ठीक है। सिंधु सभ्यता कब से कब तक चला था, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच चला है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहां तक है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक है। अब देखिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता या नगरीय सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई राय बहादुर दयाराम सहनी जी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। राय बहादुर दयाराम सहनी जी के द्वारा किया गया था। अब सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। नाली कैसी थी, ढकी हुई थी। पूछता है कि सिंधु सभ्यता की नाली कैसी थी, तो ढकी हुई थी। ठीक है। इसका त्रिभुजाकार जो है या आकार था। पूछता है सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। ठीक है। इसमें जो है शिव की पूजा हुआ करता था। सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी, तो शिव की पूजा की जाती थी। और यहाँ का समाज जो है वह समतावादी था। कैसा था, समतावादी था। आगे मैं और चीज का जानकारी दूंगा। यहाँ के लोग जो थे, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, वह कांसा और कपास से परिचित थे। ठीक है। पूछता है सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित थे, तो कपास और कांसा से परिचित थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मोहर जो है वह सिलखड़िया का बनाया हुआ था। इसका सिलगड़िया लिखा हुआ है, सिलखड़िया कर लीजिएगा। सिलखड़िया का बनाया हुआ था। इसकी अर्थव्यवस्था जो था वह कृषि था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वह कृषि थी। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था था। ठीक है। अब देखिए पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई किसके द्वारा किया गया, तो राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा, जबकि सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। याद रखना है दोस्त, सिंधु सभ्यता की खुदाई राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा किया गया, जबकि सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। उसके बाद सिंधु सभ्यता का समाज जो था, वीवीआई प्रश्न यहां से पूछता है, सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। कैसा था, मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता का सड़क जो था वह समकोणीय था। कैसा था, समकोणीय था। सिंधु सभ्यता में जो है विदेशी व्यापार जो हुआ करता था वह फारस यान के साथ हुआ करता था।
फारस ईरान के साथ। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बैल का चित्र मिलता था। इसमें गाय और शेर का चित्र नहीं मिलता था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ के लोग जो है वह लोहा और तलवार से अपरिचित थे, यानी लोहा और तलवार के बारे में नहीं जान रहे थे। केवल यहाँ के जो औजार बनता था वह पत्थर का बना करता था। ठीक है, यहाँ का व्यवसाय जो था वह व्यापार करना था, कृषि करना था, व्यापार करना था। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं इसी पेज को लेकर के। चलिए, ये बात समझ चुके होंगे आप लोग। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक, सिंधु सभ्यता का सड़क समकोणीय, विदेशी व्यापार फारस ईरान के साथ, मोहरों पर बैल का चित्र होता था, गाय प्लस शेर का चित्र नहीं होता था, लोहा और तलवार से अपरिचित थे, व्यवसाय व्यापार करना था, मोहर सिलखड़िया का था, अर्थव्यवस्था इसकी कृषि थी, आकार त्रिभुजाकार था, यहाँ पर शिव की पूजा हुआ करती थी, नाली ढकी हुई थी, खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया, नामाकरण जॉन मार्शल जी के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए दोस्त, आगे जो आपको याद रखना है, सिंधु सभ्यता में पूछा जाता है कि पूर्वी पुरा स्थल कौन है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है, तो आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिमी स्थल कौन है, तो सुतकांगडोर है। सबसे उत्तरी स्थल कौन है, तो मांडा है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन है, तो दायमाबाद है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जबकि सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगडोर है, सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी स्थल, भारत के लिए ये सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी पर है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है, दायमाबाद प्रावरा नदी पे है, सुतकांगडोर दासक नदी पे है, मांडा चिनाब नदी पे है। याद रखना दोस्त, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी पर है, पश्चिमी पूरा स्थल सुतकांगडोर दासक नदी पे है, उत्तरी पूरा स्थल मांडा चिनाब नदी पे है, दक्षिणी पूरा स्थल दायमाबाद प्रावरा नदी पे है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, देखिए, स्थल सम बराबर 8, सम बराबर 8। ठीक है, उसके बाद नदी में डच है पर। अब देखिए कैसे हो गया, ए से आलमगीरपुर हिंडन नदी पे, कैसे नदी पे, हिंडन नदी पे। उसके बाद दायमाबाद प्रावरा नदी पे, पर दायमाबाद प्रावरा नदी पे है। उसके बाद बच गया क्या, सुतकांगडोर दासक नदी पे, सुतकांगडोर दासक नदी पे। उसके बाद मांडा चिनाब नदी पे, मांडा चिनाब नदी पे। ठीक है, ऐसे आप याद भी कर सकते हैं। ऐसे हमको लगता है ये ट्रिक से बेहतर है आपको कि आप क्या करें, आप ऐसे ही इसको याद कर लें। कैसे, पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर है, पश्चिमी पूरा स्थल सुतकांगडोर है, उत्तरी पूरा स्थल मांडा है, दक्षिणी पूरा स्थल जो है ये दायमाबाद है। अब याद करना है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पे है, सुतकांगडोर दासक नदी पे है, मांडा चिनाब नदी पे है, दायमाबाद प्रावरा नदी पे है। ठीक है, चलिए मैं अगले टर्म की ओर चलता हूं। अगला टर्म आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता से ही है, इसे हम लोगों को याद रखना है। यहां से बहुत भर भर के प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए याद रखना हम लोगों का कर्तव्य है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। पूछेगा विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता किसकी सभ्यता है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता जो है वह नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन है, सिंधु सभ्यता है। क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता जो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता है। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का काल पूछे तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व उल्टा चलता था, ऊपर से नीचे की ओर, इसीलिए मैं ऐसे बोलता हूं। ठीक है, अब देखिए पूछा जाता है कि कौन सी नदी या कौन सा शहर किस नदी पर है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, चलहुद्रो दुर्ग, यहां पर कोई नदी नहीं था। ठीक है, बनवाली में रोड टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, कालीबंगा
अब यहां से याद रखना है कुछ और, ठीक है। क्या क्या, ये पोस्ट में जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, पूछेगा स्वास्तिक चिन्ह कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से। चाक कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से। ताबूत कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से। हाथी कहां मिले हैं, हाथी के अस्थि पंजर मिले थे, हाथी नहीं, हाथी जैसे मिट्टी को खोदा गया तो हाथी का सब मिला, हाथी का अस्थि पंजर मिला, तो वो कहां से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। कुआं कहां मिला, मोहनजोदड़ो में। स्नानागार कहां मिला है, मोहनजोदड़ो में। अन्नागार कहां है, मोहनजोदड़ो में। नृत्य करती हुई बालिका, नृत्य करती हुई लड़की का अस्थि पंजर कहां मिला है, तो आपको मोहनजोदड़ो मिला है। कब्र कहां मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। दुर्ग नहीं कहां पर, तो चनहुद्रो में। मेकअप का सामान कहां मिला है, अरे चनहुद्रो में। जखनी मेकअप का सामान पूछ दे तो मेकअप का जो भी सामान है वह चनहुद्रो में मिला है। अब कुत्ता का पीछा करती हुई बिल्ली कहां मिला है, तो चनहुद्रो में ही मिला है। कुत्ता का पीछा करता हुआ बिल्ली कहां मिला है, चनहुद्रो में मिला है। उसके बाद कालीबंगा के बारे में देखिए, हल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो हल का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है। जोते हुए खेत का साक्ष्य भी कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। काली मिट्टी जिसे काली चूड़ी के नाम से जाना जाता है वह भी कालीबंगा से ही मिला है। याद रखिएगा, कालीबंगा से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहेगा हल का साक्ष्य कहां से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। जोते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। काली मिट्टी चूड़ी कहां मिला है, कालीबंगा में मिला है। अब शुद्धकोटदा में घोड़ा का अस्थि पंजर मिला है, पूछेगा घोड़े का अस्थि पंजर कहां मिला है, शुद्धकोटदा में मिला है, ठीक है। सीप पोर्ट कहां पर मिला है, तो सी पोर्ट जो है वह शुद्धकोटदा में ही मिला है, ठीक है। लोथल के बारे में पूछता है, मैं 2-3 टर्म बाद में डायरेक्ट कर दूंगा कि यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। गोदीबारा कहां, लोथल। मोहर कहां मिला है, लोथल में। दरवाजा सड़क की ओर, इकलौता जो है शहर लोथल ही था जिसका दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। सिंधु सभ्यता में इकलौता शहर लोथल था जिसका दरवाजा सड़क की ओर खुलता था, बाद बाकी सभी शहर का दरवाजा अंदर की ओर खुलता था। युगल समाधान नदी, युगल समाधान नदी कहे या भोगवा नदी कहे, लोथल किस नदी पे बसा हुआ है, तो लोथल, दोस्त जो लोथ रहेगा वही ना भोगेगा, इसीलिए लोथल जो है भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल किस नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है। इसी का दूसरा नाम है युगल समाधान नदी, ठीक है। भोगवा नदी का दूसरा नाम युगल समाधान नदी, ठीक है। धान की भूसी कहां मिले हैं, रंगपुर में मिले हैं। धान की भूसी कहां मिले हैं, रंगपुर में मिले हैं, ठीक है। अब पुराने जमाने में कुछ सिक्का था जिसका खोज कुछ शासकों ने किया था, उसका रिवीजन अब हम लोग करेंगे, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन सिक्का किस शासकों के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये देखिए सिक्का टेराकोटा सिंधु सभ्यता में, टेराकोटा सिंधु सभ्यता में, टेराकोटा सिंधु सभ्यता में। शुद्ध सोना का आविष्कार कुषाण शासकों द्वारा किया गया था। चांदी का आविष्कार विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा गया था। पंचमार्क मौर्य के द्वारा किया गया था, पंचमार्क का खोज मौर्य के द्वारा किया गया था। सीसा का आविष्कार, शीशे के सिक्के का आविष्कार जो है सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था। रुपया का आविष्कार शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। याद रखना दोस्त, टेराकोटा का सिक्का का आविष्कार सिंधु सभ्यता में किया गया था। शुद्ध सोने के सिक्के का आविष्कार कुषाण शासकों द्वारा किया गया था। चांदी के सिक्कों का आविष्कार विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। पंचमार्क के सिक्कों का आविष्कार मौर्य के द्वारा किया गया था। शीशे के सिक्के का आविष्कार सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था। रुपया का आविष्कार शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। आगे सोने का सिक्के का आविष्कार यूनानियों के द्वारा किया गया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के का आविष्कार गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था। आहत सिक्के का आविष्कार मौर्य शासकों के द्वारा किया गया था। मयूर सिक्के का आविष्कार जो है समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। चमड़ा से बने सिक्के का आविष्कार हुमायूं के द्वारा किया गया था। जैन साहित्य का दूसरा नाम आगम था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, आगम कहा जाता था। अंग, उपांग, आदि पुराण, 14 पूर्वा, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब जो है सो जैन साहित्य का ही सूत्र है। बौद्ध साहित्य का नाम जो है जैसे अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपद, जातक, ललित, विस्तार, ये सभी जो है क्या है, बौद्ध साहित्य है। याद रखना है। जैन साहित्य के बारे में पूछता है कि जैन साहित्य कौन है, तो आगम जो है जैन साहित्य है, अंग जैन साहित्य है, उपांग जैन साहित्य है, आदि पुराण जैन साहित्य है, 14 पूर्वी जैन साहित्य है, कल्प सूत्र जैन साहित्य है, भगवती सूत्र जैन साहित्य है,
आचरांग सूत्र जैन साहित्य है। अब अंगुत्तर निकाय जो है इसमें 16 महानगर जनपद का वर्णन है, ठीक है, वह बौद्ध साहित्य है। जातक बौद्ध साहित्य है, ललित बौद्ध साहित्य है, विस्तार भी बौद्ध साहित्य है। जिसमें से याद रखिएगा अंग, आगम, उपांग ये जैन साहित्य है। अंगुत्तर निकाय और जातक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अंगुत्तर निकाय और जातक जो है ये बौद्ध साहित्य है, ठीक है। अब थोड़ा वेद के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है दोस्त। वेद के बारे में जब जान लोगे थोड़ा अच्छा होगा। अब देखो सबसे पुराना ग्रंथ में हमारा वेद भी आता है दोस्त। वेद की संख्या कितना है? 4। वेद की संख्या कितना है? 4, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। वेद की संख्या कितना है? 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद है। जिसमें से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जबकि सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। पूछेगा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है, ठीक है। पूछता है गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। संगीत की चर्चा किस वेद में है? सामवेद में है। युद्ध, यज्ञ, बलिदान विधि का चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में है। युद्ध, यज्ञ और बलिदान विधि की चर्चा जो है यजुर्वेद में है। चिकित्सा की चर्चा अथर्ववेद में है। जादू टोना का चर्चा अथर्ववेद में है। प्यार मोहब्बत का चर्चा अथर्ववेद में है। वशीकरण की चर्चा अथर्ववेद में है। अब पूछता है कि पांचवा वेद किसे कहा जाता है? दोस्त पांचवा वेद पुराण को कहा जाता है। पांचवा वेद किसे कहा जाता है? पुराण को कहा जाता है। अब जो हमारा 4 गो वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी चारों वेद का उपवेद है। क्या है? उपवेद भी है। अब हम लोग जानते हैं कि उपवेद कौन है, ठीक है। अब देखिए उपवेद, ओए थोड़ा छोटा हो जाओ बाबू, हाँ। तो याद रखना ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है। फिर से रिवीजन करना है, ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये वेद है और ये उपवेद है। यानी ऋग्वेद का उपवेद नाम आयुर्वेद है, सामवेद के उपवेद का नाम गंधर्ववेद है, यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है, अथर्ववेद के उपवेद का नाम शिल्पवेद है। दोस्त आगे याद रखना है पुराण को 5वां वेद के नाम से जाना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली दी गई है। जिसमें से सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका उपनिषद। उपनिषद मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। पूछता है, दूसरा पूछता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या दोस्त 108 है। नेक्स्ट, गोत्र की उत्पत्ति किससे हुई है? जलोद उपनिषद से हुआ है, ठीक है। जलोद उपनिषद से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से भी, कहता है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखना है सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। रामायण का रचयिता वाल्मीकि जी है, जबकि महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी है, ठीक है। अब यहां से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, जिसे मैं गलती किया था इसीलिए हमें याद हो गया है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है, ठीक है। रामायण में जो है 24,000 श्लोक है, जबकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। याद रखेंगे रामायण में 24,000 श्लोक है, जबकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक है।
ठीक है। पूछा जाता है कि रामायण में कितने कांड है, तो कुल 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। अब किसका प्रारंभिक नाम? महाभारत का प्रारंभिक नाम जो है दोस्त वह जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? जय संहिता है। जिस समय महाभारत बना था, जिस समय उसका नाम जय संहिता था, उस समय केवल 8800 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक है। ठीक है। इसमें 18 पर्व था। भीष्म पर्व जो है भागवत गीता था। ठीक है। पूछा जाता है कि महाभारत का भीष्म पर्व क्या है, तो भागवत गीता है। ठीक है, भागवत गीता है। अब हम लोग अगले क्लास में वैदिक काल को देखेंगे। अब हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। साथियों, इसी तरीके से हम लोग रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक ना।